विमला, खाने में नमक थोड़ा कम डाला कर। तेरे बाबूजी को डॉक्टर ने नमक कम खाने के लिए कहा है और तू है कि समझती ही नहीं। 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर दवाई का खर्चा और तेरा खर्चा क्या क्या उठाएंगे। आभा जी अपने कांवाली विमला से कहती है। विमला बोली, अरे मांझी क्यों इतना चीख चीख करती है। घर में खाने वाले 2 लोग हैं, कभी कम और ज्यादा नमक तो हो ही जाता है। इतना कहकर वो काम करने लगी। आभा जी अपने पति सुरेंद्र बाबू से बोली, ये विमला बहुत तेज हो गई है, इसे भी पता है हम नहीं खाएंगे तो सारा कुछ उठाकर अपने घर ले जाएगी। सुरेंद्र बाबू उनकी बातों को अनसुना किए और अखबार पढ़ने में लगे रहे। तभी आभा जी के बेटे राजेश का फोन आया। माँ ने अपनी उदासी जताई तो राजेश बोला, माँ कितनी बार बोला उस घर को बेच दो, पर आप लोग मानते ही नहीं हो। लोग कहते हैं बुढ़ापे का सहारा बेटा ही होता है, पर आप लोगों को अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है। घर बेचने के बाद कौन सा पैसे हम रख लेंगे। इतने बड़े घर में अकेले रह रही हो, क्या ये अच्छा लगता है। आभा जी बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारे पापा अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो तुम कौन सा हमारी बात मान रहे हो। अपनी सुख सुविधा के लिए तुम हमें छोड़कर चले गए, क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती। तभी उधर से राजेश की पत्नी शगुन की आवाज आई। माँ से प्यार भरा वार्तालाप खत्म हो गया हो तो फिल्म देखने चले। राजेश माँ से बोला, माँ अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर अपना निर्णय बदलना हो तो मुझे बताइएगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। आभा जी अपने पति सुरेंद्र बाबू के साथ अकेली इस घर में रहती है। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, उसका भी बहुत बड़ा परिवार है, तो वो माता पिता के पास कम ही आना जाना करती है और माँ बाप भी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते। सुरेंद्र बाबू अपनी नौकरी के रिटायरमेंट के कगार पर है, फिर भी अपनी और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। शाम हो गई थी। आभा जी घर के बरामदे में बैठी अकेली सुरेंद्र बाबू का इंतजार कर रही थी। बस हर आने जाने वालों को बस निहार रही थी। सुरेंद्र बाबू से ही अपनी मन की बात करती, वरना तो खाली घर और आभा जी यही साथ रहते थे। बैठी बैठी वो सोच रही थी और उन पलों को याद कर रही थी जब उनके भरे पूरे परिवार को लोग देखकर आहें भरते थे। राजेश अपनी ससुराल के पास रहना चाहता था, जिसके कारण वो माँ बाप को छोड़कर शहर के दूसरे छोर में जाकर बस गया। सुरेंद्र बाबू अपनी पत्नी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पर कभी बच्चों से शिकायत नहीं की थी। सुरेंद्र बाबू दफ्तर से लौटकर आए तो आभा जी आगे बढ़कर उनसे थैला ली और बोली, आप ये सब्जी भाजी क्यों लाते हैं, गली में भी ठेले वाला भी आता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, रिटायर हो जाओगे फिर आराम ही आराम मिलेगा। ओ विमला, अपने बाबूजी के लिए एक अदरक वाली कड़क चाय तो बना दे ताकि उनकी थकान दूर हो जाए। विमला बोली, मां जी पहले बाबूजी को सांस तो लेने दो, पहले उन्हें दालमोट और बिस्कुट देती है, फिर चाय दूंगी। सुरेंद्र बाबू बोले, हाँ विमला पहले कुछ खिला दो, तुम्हारी मां जी तो आज भी मुझे चाय पिलाकर ही टालने में लगी रहती है। विमला के जाते ही आभा जी बोली, ये विमला बहुत चटोरी हो गई है, देखना छुपाकर डब्बे थोड़ा दालमोट अपने मुंह में डालेगी। सुरेंद्र बाबू हंसकर बोले, क्या आभा वो इतना करती है तो थोड़ा खा भी लेगी तो क्या चला जाएगा। अपने बच्चों को तुमने इतना खिलाया, बदले में उन्होंने क्या किया, उससे भली तो ये विमला है। विमला जी बोली, अरे हाँ बच्चों से याद आया, राजेश का फोन आया था। आपकी जिद की वजह से हम अकेले हो गए हैं। सोचिए कल को अगर हमें कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। सुरेंद्र बाबू बोले, आभा दुनिया में क्या हो रहा है शायद तुम्हें पता ही नहीं, या फिर तुम उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती हो। मेरे बेटे ने बुढ़ापे में जो मुझे सीख दी है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा।
आभा जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? सुरेंद्र बाबू बोले, अगर वो चाहता तो यहाँ भी रह सकता था। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पेट्रोल खर्च हो जाता है, परंतु माँ बाप से ज्यादा उसने हाई फाई सोसाइटी को चुना। जरूर कुछ पैसों की कमी हुई होगी, तभी वो तुम्हें बार बार फोन कर रहा है। आभा जी बोली, क्या मैं इस घर में हमेशा अकेली रहूंगी? सुरेंद्र बाबू बोले, बच्चों का तो मैं नहीं कह सकता, पर 4-6 महीने बाद में रिटायर हो जाऊंगा। फिर देखना, पूरे दिन घर में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें परेशान करूंगा। आभा जी बोली, आप मुझे बहला रहे हैं। थोड़ी देर बाद भी विमला चाय लेकर आई और वहीं उनके पास नीचे बैठ गई। वो अपनी प्लेट में चाय को डालती और चुस्की लेकर चाय पीने लगी और बोली, मां जी, इस उम्र में भी बाबूजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। मेरा मर्द तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। आभा जी बोली, जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई उसका नहीं, तब वो तुम्हें भी पूछेगा। देखते देखते 5 महीने बीत गए। इतने दिन तक बेटे बहू झांकने भी नहीं आए। जब उन्हें पता चला कि कल सुरेंद्र बाबू का विदाई समारोह है, तो बेटे बहू दोनों पोते को लेकर आए। घर में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी, जिससे आभा जी बहुत खुश थी। उन्हें देखकर सुरेंद्र बाबू बोले, क्या बात है, आज पूरे परिवार के साथ आए हो? शगुन बोली, पापा जी आप तो हमें भूल ही गए हैं। वो तो मम्मी जी बार बार याद करती है और हम चले आते हैं। आप बेटे से नाराज हैं तो बहू और पोते को भी छोड़ दिए। सुरेंद्र बाबू बोले, बहू किसने किस को छोड़ा ये तुम्हारा मन ही जानता होगा। छोड़ो पुरानी बातों को, तुम लोगों के आने से आभा के चेहरे पर खुशी आती है, मेरे लिए ही बहुत है। बातों बातों में उनके पोते बबलू ने कहा, दादाजी मुझे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेना है, उसमें बहुत पैसे लगेंगे, पर पापा मान नहीं रहे हैं। सुरेंद्र बाबू बोले, बेटा अब इसका फैसला तो तुम्हारा पिता ही करेगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं दे दूंगा। राजेश पिता से बोला, पापा रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है? सुरेंद्र जी बोले, मैंने सब सोच लिया है, तुम हमारी चिंता मत करो। राजेश बोला, जब आप बात ही नहीं करना चाहते तो यहाँ रुकने का क्या फायदा? आभा जी बोली, बेटा तुम नाराज क्यों हो रहे हो, तुम तो बोले थे 2 दिन रुकोगे। राजेश बोला, माँ पापा बहुत सक्षम हो गए हैं, अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। सुरेंद्र बाबू बोले, बेटा बहुत बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, पर मेरे केस में मैंने बुढ़ापे में तुमसे बहुत कुछ सीखा है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, और मुझे पेंशन नहीं मिलेगा तो जो पैसे मिलेंगे उससे हमारा बुढ़ापा कट जाएगा, और जो हमारे बाद बचेगा वो सब तुम दोनों भाई बहन का ही तो है। बहुत जिद की तो राजेश एक दिन रुक गया। रात में आभा जी शगुन से बोली, बहू मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम मुझे सहारा दे दोगी? शगुन मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी यहाँ के बाथरूम से मुझे बहुत बदबू आती है और विमला आती ही होगी, उतनी देर रोक लीजिए। सुरेंद्र बाबू आगे आए और आभा जी को सहारा देते हुए बोले, आभा जिस घर में तुम हो उस घर से बदबू कैसे आ सकती है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आभा जी की आंखें भर आई और धीरे से बोली, आप बहू की बातों का बुरा मत मानिए, अब उसे आदत नहीं है। सुरेंद्र बाबू बोले, मैंने तुम्हारे हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन दिया है, तो मैं अपनी आदतों को तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ। अगले दिन राजेश ने फिर रिटायरमेंट के पैसों की बात छेड़ी तो सुरेंद्र बाबू बोले, बेटा तुम्हें और तुम्हारी बहन को जितना करना था हमने कर दिया, अब जो भी पैसे हमारे बाद बचेंगे उन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। शगुन झट से बोली, पर आपके तो 2 ही पोते हैं। सुरेंद्र बाबू बोले, 2 पोते हैं तो 2 नाती की नतनी भी तो है, ऊपर से हम दोनों वृद्ध लोगों की दवाइयों का खर्चा, अब तो कोई कमाई का जरिया भी नहीं है, तो पैसे हैं उसी से अपना बुढ़ापा काट लेंगे। राजेश बोला, पापा साफ साफ कहिए, आप हमारी पैसों से मदद नहीं करना चाहते हैं?
आभा जी बोली, क्या तुम यहाँ पैसों के लिए आए थे? अपने पापा के रिटायरमेंट पर उनसे मिलने नहीं आए थे? राजेश बोला, मेरे पास न तो इतना खाली वक्त है और ना फालतू के पैसे जो मैं यहाँ आकर खर्च करूँ। शगुन बोली, मैं पहले ही आपसे कहती थी यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। चलो अब चलते हैं, बेकार में हमने अपना एक दिन खराब किया। आभा जी बच्चों को रोकती रही पर उनकी किसी ने नहीं सुनी और पैसे के लोभी बच्चे माँ को रोते बिलखते छोड़कर चले गए। सुरेंद्र बाबू बोले, जाने दो आभा, जो बच्चे माँ की ममता के लिए नहीं बल्कि उनकी संपत्ति के लिए उन पर प्यार लुटाते हैं, वो ज्यादा समय नहीं टिकता है। तुमने इतने सालों मुझसे निस्वार्थ प्यार किया, अब वचन निभाने की मेरी बारी है। मैं जब तक रहूंगा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और इन बच्चों ने हमें एक बात तो सिखा ही दिया कि बुढ़ापे में खुद को कैसे संभालना है। दूर खड़ी विमला सब कुछ देख रही थी। रात का खाना बनाकर जब वो जाने लगी तो बोली, मांझी बाबूजी की एक बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी कि बुढ़ापा आने से पहले ही अगर बच्चों के लक्षण सही नहीं रहे तो अपना उपाय खुद कर लेना चाहिए। खाना बना दी हूँ, खा लीजिएगा, सुबह वक्त पर आ जाऊंगी। इतना कहकर वो चली गई। बेटी को जब इन सब बातों का पता चला तो वो दुखी हुई पर अपने पिता के हौसले को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने भी अपने पिता से इस बात को सीखने का वादा किया। वक्त बीतता गया, दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। सुरेंद्र बाबू ने अपने पैसों को अपने बच्चों को ना देकर आने वाली पीढ़ियों में बांट दिया। आगे चलकर विमला के बच्चे भी बड़े होने लगे तो उसके पति ने भी उसकी अहमियत समझी। राजेश के बेटे भी बड़े हुए और जैसा उसने देखा था वैसा ही व्यवहार उन्होंने राजेश के साथ किया। तब उसे एहसास हुआ कि जो उसने बोया आज वही वो काट रहा है। मित्रों, भूल से भी अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार न करें। उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली और जो बची उसे कुछ न कुछ करके काट ही लेंगे। सोचना तो हमें होगा, क्योंकि असल सबक तो बुढ़ापे सीखना होता है। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें और लोगों में शेयर करें ताकि उनकी मानसिकता बदले। बहुत बहुत धन्यवाद।